हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। यह मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक माना जाता है। तो आज हम इस साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इस साम्राज्य के जो पॉइंट्स और जानकारियां हैं वो कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम इनको कुछ भागों में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसका यह पहला भाग है। तो मौर्य साम्राज्य जो है उसकी जानकारी के जो स्रोत हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, उस टॉपिक को जब हमने पढ़ा था तो उसमें उन स्रोतों को हमने 3 भागों में विभाजित किया था कि जानकारी के जो स्रोत हैं, भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं वो, उसमें पहला जो स्रोत है वो है जैसे साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण। इन 3 स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो मौर्य साम्राज्य है उसके बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो कौन कौन से स्रोतों से किस किस रूप में प्राप्त होती है, पहले हम उस टॉपिक को देखेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन से हैं, तो उसमें पहला जो स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक रूप से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है वो कौन कौन सी पुस्तकों से और कौन कौन से ग्रंथों से प्राप्त होती है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी पुराणों से प्राप्त होती है। फिर एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसकी रचना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य या कौटिल्य ने की थी। उस अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर है एक पुस्तक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, उसका नाम है मुद्रा राक्षस। बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है वो यह रही है और इसके जो रचयिता है उनका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त। इस पुस्तक से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। इस पुस्तक के जो रचयिता है वो है सोमदेव, उनका नाम है सोमदेव। एक पुस्तक है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। इस पुस्तक के जो रचयिता हैं उनका नाम है क्षेमेंद्र। एक पुस्तक है जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है, जिसका नाम है महाभाष्य और उनके जो लेखक हैं वो है पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका थी। तो इस महाभाष्य से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। अब जैन और बौद्ध साहित्य की तरफ आते हैं कि उनमें से किस किस पुस्तक से या किस किस ग्रंथ से हमें जो जानकारी है वो प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो बौद्धों की तरफ आते हैं तो बौद्ध जो ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान से फिर है दीपवंश, फिर है
महावंश टीका और एक है महाबोधि वंश। इन ग्रंथों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। ये सब बौद्ध ग्रंथ हैं। अब जैन साहित्य से जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन पुस्तकों का क्या नाम है या उनके जो लेखक हैं वो कौन से हैं? तो जो जैन हैं उनमें हमें हेमचंद्र एक बहुत बड़े जैन विद्वान हुए हैं और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है परिशिष्ट पर्व। उनका नाम है परिशिष्ट पर्व। हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व, ये 12वीं शताब्दी में हुए थे। और दूसरे जो विद्वान थे जिनका नाम है गुणभद्र, उनका नाम है गुणभद्र या भद्रबाहु। इनका जो प्रसिद्ध नाम था वो था भद्रबाहु। तो इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था कल्पसूत्र, यह पुस्तक है वो जैन साहित्य की पुरानी जो पुस्तकें हैं उनमें से एक मानी जाती है। जो अति प्राचीन पुस्तकें हैं उनमें से एक मानी जाती है। और इनके जो रचयिता थे वो थे भद्रबाहु। तो हमारे मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत ये सारे हैं। ये सारे साहित्यिक स्रोत हैं, जैन साहित्य से, बौद्ध साहित्य से और ब्राह्मण साहित्य से कह सकते हैं। अब दूसरा जो जानकारी का स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है वो है सम्राट अशोक के अभिलेख, जिनमें महाशिलालेख, शिलालेख, स्तंभलेख, ये सब अलग अलग कैटेगरी में बांटे हुए हैं। तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो पुरातात्विक स्रोतों में अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके अलावा उस वक्त के जो आहत सिक्के हैं, उस वक्त के आहत सिक्के जो चांदी और तांबे के बनाए जाते थे, उनसे भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और काली पॉलिश वाले बर्तन, जो मृद भांड हैं, जो खुदाई में हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें है वो प्राप्त होती है। और मौर्य साम्राज्य में मिलने वाली सुंदर सुंदर जो मूर्तियां हैं वो भी पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में आते हैं। आगे है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जो यात्रा विवरण है वो किनके मिलते हैं? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है विदेशी यात्री है वो है मेगास्थनीज। यह मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 14 वर्ष तक रहा था। उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी कुछ लिखा और उसकी जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका था। इंडिका। दुर्भाग्य से इस पुस्तक के बहुत कम अंश हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। फिर इनके अलावा जस्टिन, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रेबो, नियार्कस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये जो यूनानी लेखक थे उन्होंने भी मौर्य वंश के बारे में और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफी कुछ लिखा है। हालांकि इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो शब्द
अपने विवरणों में प्रयुक्त किया है वो उन्होंने किया है सेंड्रोकोटस। किसी ने सेंड्राकोट्स लिखा है, किसी ने एंड्रोकोटस लिखा है। अब यह जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ था या किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, इसके बारे में बहुत गहमा गहमी बहस है वो चली, और बाद में इसका जो है निवारण विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स ने यह बताया, सर्वप्रथम यह बताया कि ये जो सेंड्रोकोट्स जो यूनानी लेखकों ने अपने विवरणों में लिखा है सेंड्रोकोट्स शब्द, वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यह सेंड्रोकोट्स है वो शब्द है वो लिखा गया है। इसमें यूनानी विवरणों में, यूनानी जो लेखक थे उनके विवरणों में। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो स्रोत है, तीनों स्रोत, वो हमने देख लिए, पढ़ लिए। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने में उनके आचार्य चाणक्य जो थे उनका बड़ा योगदान था। आचार्य चाणक्य तत्कालीन भारत के सर्वप्रमुख जो विश्वविद्यालय था, शिक्षण संस्था थी तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वहां पर राजनीति के आचार्य हुआ करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो आभा है, प्रभा है, ओज और उनकी योग्यता को देखकर भारत के भावी सम्राट के लिए उपयुक्त समझा। यह वो समय था जब पश्चिमोत्तर भारत का जो हिस्सा है वहां पर निरंतर यूनानी और ईरानी आक्रमण है वो हो रहे थे, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि बाकी हिस्सों पर भारत में आक्रमण हो ही नहीं सकते। भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है वो हमेशा विदेशी आक्रमणों को झेलता रहा है। तो उस समय सिकंदर के आक्रमण के वक्त पश्चिमोत्तर भारत है वो 25 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जो आपस में उनकी एक दूसरे से नहीं बनती थी और वो खुद आपस में लड़ते रहते थे। यह स्थिति जो थी, यह राजनीतिक जो स्थिति थी, वो दुरुस्त शक्तियों को, विदेशी शक्तियों को भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित करती थी। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो पश्चिमोत्तर भारत के हिस्से पर ही बना हुआ था। यहां पर तक्षशिला हुआ करता था। चाणक्य यहीं पर आचार्य हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी यही उन्होंने शिक्षा दी थी। तो यह वो समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो वहां पर इन इलाकों पर यूनानी आक्रमण हुए। इन यूनानी आक्रमणों की क्रूरता और उनके अत्याचार को देखकर चाणक्य के मन में यह विचार आया कि जब तक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना नहीं होगी तब तक भारतीयों को यही यूं ही कुचला जाएगा, यूं ही उन पर अत्याचार होते रहेंगे और यूं ही भारत पर आक्रमण है वो होते रहेंगे। तो भारत की सुरक्षा के लिए एक अखिल भारतीय साम्राज्य या बड़े साम्राज्य की जरूरत थी, जो सैनिक शक्ति से संपन्न हो, जिस पर कोई विदेशी आंख उठाकर नहीं देख सके। ऐसी योजना चाणक्य ने बनाई और इसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उपयुक्त समझा। उन्होंने तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उस वक्त का भारत का जो सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, वो था मगध साम्राज्य। उस पर घनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था, घनानंद, उसका शासन था। यह घनानंद अति क्रूर व्यक्ति था। जनता पर बहुत सारे टैक्स हैं वो लाद रखे थे और जो राजकोषीय वित्त था उस पर भी सेंधमारी और चोरी करता था। बहुत सारा धन है उसने कहीं जमीनों में गाड़ रखा था और कहीं अपने लिए उसने
छुपाकर रखा हुआ था। जबकि चाहे भले ही राजतंत्र व्यवस्था हो, लेकिन शासक को वेतन भोगी कर्मचारी ही माना जाता है। हालांकि उसके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो बड़े हैं, लेकिन वो भी जैसे सेनापति हैं, जैसे मंत्री हैं, जैसे सामान्य कर्मचारी हैं, उसी तरीके से एक वेतन भोगी जो कर्मचारी है वो होता था शासक, ऐसा चाणक्य का मानना था। तो उसके हिसाब से देखें तो घनानंद को प्रजा पर अत्याचार करने का कोई अधिकार नहीं होता था, और इन्हीं अत्याचारों के कारण घनानंद था वो प्रजा में काफी अलोकप्रिय हो चुका था। चाणक्य ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और घनानंद को राज सत्ता से हटा दिया और उसकी जगह चंद्रगुप्त मौर्य को शासक है वो मगध का बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य 322-21 बीसी में अर्थात ईसा पूर्व में मगध का सम्राट है वो बना। उस वक्त उसकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी और उनके आचार्य चाणक्य है वो उस साम्राज्य के महामात्य या महामंत्री बने। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन ठीक चला और उन्होंने जो हिस्से हैं वो जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाए, उनके बारे में जानकारी हमें कुछ स्रोतों से मिलती हैं। जैसे बंगाल को जीतने की जानकारी वहां के महास्थान अभिलेख से हमें मिलती है। दक्षिण भारत को जीतने की जो जानकारी है वो तमिल ग्रंथ एहनानुरु और मुरनानुरु से मिलती है। एहनानुरु और मुरनानुरु से मिलती है। इस तरीके से बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य की 305 ईसा पूर्व में 305 बीसी में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई हुई और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और दहेज में कंधार, काबुल, हेरात ये जो इलाके हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के जो अंतिम टाइम था 12 वर्ष का, उसमें भयंकर या भीषण अकाल है वो पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा है वो भद्रबाहु से ली और वो दक्षिण भारत की तरफ चले गए और श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा, जिसे जैन साहित्य में संलेखना कहते हैं, उस उपवास द्वारा अपने प्राण है वो त्याग दिए। 298 बीसी में 298 बीसी में उन्होंने अपने प्राण है वो श्रवण बेलगोला में त्याग दिए। इससे पहले वो अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़कर चले गए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में 298 में उनका बेटा पुत्र जो है बिंदुसार वो शासक बना। बिंदुसार, एक नाम और आता है मगध साम्राज्य में बिंबिसार। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं, बिंबिसार और बिंदुसार। तो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का शासक था और उसको मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो था बिंबिसार जो कि अजातशत्रु का पिता भी था। जबकि बिंदुसार है वो मौर्य वंश का शासक था और यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था।